कोर्स दोनों के बच्चों को ध्यान रख करके बनाया गया है। जैसे क्रैश कोर्स में पढ़ा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट और रेडियो एक्टिविटी, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं उसको पढ़ चुके हैं तो उनका भी कुछ क्वेश्चन दिया गया है, कुछ आपका दिया गया है। अब रेगुलर कोर्स में इससे पढ़ा रहे हैं एसिड बेस साल्ट, तो एसिड बेस साल्ट के भी क्वेश्चन हैं। तो इस तरीके से पेपर तुम्हारे बनाए जाएंगे, क्योंकि इसमें क्रैश कोर्स के जो बच्चे आ रहे हैं उनको भी कवर देना है। वो भी अगर टेस्ट दें तो उनसे संबंधित क्वेश्चन उनको समझ में आना चाहिए ना, कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनेशन में और हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर बनाया गया है। क्वेश्चन में पहला देखिए, बहुत ही आसान है। नाभिकीय भट्ठी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा ध्यान देंगे। द सब्सटेंस यूज एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। नाभिकीय भट्ठी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। इसको लिखवाया गया है, स्ट्रक्चर भी इसका बनाया गया था। यूरेनियम को हम लोग एज ए फ्यूल यूज करते हैं किसमें? नाभिकीय भट्ठी में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब क्वेश्चन बड़े पॉपुलर, बड़े मतलब होता नहीं, परंपरागत क्वेश्चन ये सब कहे जाते हैं, जो लगातार पूछे ही जाएं कि नाभिकीय भट्ठी की दीवार किसकी बनी है, ईंधन किसका होता है, न्यूट्रॉन और शोषक छड़ किसकी होती है, ये सब याद कर लो। शीतलक के रूप में क्या यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यूरेनियम। यूरेनियम को हम लोग यूज़ करते हैं किसकी तरह? एज ए न्यूक्लियर रिएक्टर या नाभिकीय भट्ठी में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है किसको? यूरेनियम को। अच्छा, इसका रिएक्शन भी मैंने लिखवाया था कि अगर यूरेनियम को लिया जाए और उस पर हम लोग अटैक करा दें किसका? न्यूट्रॉन का। किसका अटैक कराएं? तो ये दो न्यूक्लियस में टूटता है, एक बनाता है बेरियम और एक बनाता है क्या? क्रिप्टॉन। साथ में ये 3 न्यूट्रॉन को निकालता है। इसको भी दिमाग में जरूर रखिएगा कि नाभिकीय भट्ठी में यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन अटैक करता है तो वो यूरेनियम बेरियम में, क्रिप्टॉन में और 3 क्या? न्यूट्रॉन, और साथ में बहुत ही भारी मात्रा में प्रोड्यूस करता है क्या? एनर्जी, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि फ्यूल के रूप में किसको यूज़ करते हैं, तो आंसर हम लोग क्या देंगे? यूरेनियम। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि यूरेनियम से जब एक न्यूट्रॉन टकराता है तो कितने नए न्यूट्रॉन बनेंगे? 3। कितने बनेंगे? 1 से 3, ध्यान रखना है इसको। और एनर्जी का प्रोडक्शन कितना होगा? 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन अवशोषक के रूप में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। द सब्सटेंस यूज एज न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर। मतलब जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले, जो न्यूट्रॉन को क्या कर ले? आसानी से अपने भीतर एब्जॉर्ब कर ले। जैसे अगर हम बोरान को लें, ये देखो बोरान बेसिकली होता है 5b10, लेकिन जैसे इसके आसपास कोई इसको न्यूट्रॉन मिलता है वो बड़ी आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने आप को बदल लेता है किसमें? 5b11 में। तो बोरान का यूज हम लोग करते हैं न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कराने में। तो इसका आंसर हो जाएगा कैडमियम और बोरान। न्यूट्रॉन अवशोषक के रूप में यूज होने वाला जो पदार्थ है वो क्या हो जाएगा? एक खास बात और, न्यूट्रॉन अवशोषक तो बहुत होते हैं, न्यूट्रॉन अवशोषक बहुत होते हैं, लेकिन बोरान का ही यूज क्यों किया जाता है? इसका भी जवाब दिमाग रखना। दुनिया में सबसे ज़्यादा गलनांक होता है किसका? बताओ किसका होता है? डायमंड का। डायमंड मतलब कार्बन, गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो किसका आता है? बोरान का। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। उस टेम्परेचर पे हमें कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जिसका खुद का गलनांक क्या हो? बहुत ज़्यादा हो। हाँ ठीक। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बोरान को लेते हैं, चूँकि इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है और ये आसानी से न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। तो 2 बात का दिमाग के बात रखिएगा, ये दोनों बातें बहुत ही ज़रूरी हैं बोरान के केस में। बोरान का यूज़ क्यों करते हैं? पहला पॉइंट क्या बताओगे? क्योंकि बोरान आसानी से न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। बोरान बड़ी आसानी से न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है
और 5B10 बदल जाता है 5B11 में। 5B10 बदलता है किसमें? 5B11। दूसरा, बोरान का गलनांक बहुत अधिक होता है। बोरान का गलनांक क्या होता है? बहुत अधिक होता है, इस वजह से भी इसका यूज करते हैं। प्रथम कोट की अभिक्रिया 30 मिनट में 30% पूर्ण होती है, तब उसके अर्ध आयुकाल की गणना कीजिए। अब देखो जरा, अगर 30 मिनट में 50% पूरी हो जाती, कितनी? 30 मिनट में अगर ये 50% पूरी हो जाती तो हम लोग इसी 30 मिनट को मान लेते क्या? अर्धायु। ये बताया भी गया है, जितने समय में कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने अमाउंट का 50% डिसइंटीग्रेट हो जाता है, 50% खर्च हो जाता है, उसी टाइम का नाम दिया जाता है क्या? हाफ लाइफ। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कुछ अलग दे दिया, बोल रहा है 30 मिनट में केवल कितना खर्च हो रहा है? 30%। तो उसके लिए एक फार्मूला दिमाग रखना। एक फार्मूला होता है, ये एक फार्मूला तुमको लिखाया गया होगा, लैम्डा इक्वल टू 0.6932 अपॉन क्या? टी हाफ। याद आ रहा? इसको अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं टी हाफ इक्वल टू 0.6932 अपॉन क्या? लैम्डा। इसी फार्मूले को हम लोग डिराइव करके हाफ लाइफ के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो, मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ इसको, लैम्डा इक्वल टू, इस फार्मूले को लिख लो, इससे तुम्हारे ढेर सारे क्वेश्चन लगेंगे। यहाँ फार्मूला लिखो, लैम्डा इक्वल टू 2.303 टी हाफ, 2.3 टी हाफ लॉग ए अपान ए माइनस क्या? एक्स। इस फार्मूले को दिमाग में रखना। अब यहां जो लैम्डा तुमने लिखा हुआ है, इसको चेंज कर दो, 0.6932 टी हाफ 2.303 टी हाफ लॉग ए माइनस एक्स। इस फार्मूले से नोट कर लो, इस फार्मूले पहले नोट करिए, 0.6932 टी हाफ 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। अब a की वैल्यू कितना दिया हुआ है? a हमेशा लेते हैं 100%, और x कितना दिया हुआ है? 30। तो 100 माइनस क्या? 30, कितना हो जाएगा? 70। ये पूरा साल का लेना, यहां मैं लिख दे रहा हूं इसको, देखो, 0.6932 टी हाफ 2.303 log 100 माइनस 30। ये पूरा साल का लेना, तुमको टी की वैल्यू मिल जाएगी। टी की वैल्यू तुमको मिलेगी लगभग क्या कह दिया ऑप्शन? हाँ हाँ, तो तुमको वैल्यू मिल जाएगी कितनी? लमसम मिल जाएगी 0.58, या टोटल कर लो इसको। ऑप्शन क्या दिया? 24.2, 58.2, 58.2 क्या? मिनट, क्योंकि वो वैल्यू किस में दिया था? मिनट में दिया था। नहीं तो टी हाफ की फॉर्म में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। टी हाफ ठीक है, लैम्डा इक्वल टू 0.6932 टी हाफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रेडियोएक्टिवता की क्रिया किस कोटि की है? प्रथम, रेडियोएक्टिवता की क्रिया किस कोटि की होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये तो लिखवाया गया है।
रेडियोटिता की क्रिया हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर। तो फोर्थ का ऑप्शन करेंगे पहला, प्रथम कोटि। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, बेहद आसान है। क्वेश्चन नंबर 5, 2.8 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन क्या होगा? 2.8 ग्राम नाइट्रोजन की बात कर रहा है। देखो जरा इधर, 2.8 ग्राम नाइट्रोजन का एनटीपी पर आयतन क्या होगा? तो मैंने तुमको बताया है, जो भी गैस लिया जाए पहले उस गैस को लिखो। N2 का अणुभार कितना होगा? 28 क्या करोगे? ग्राम, यही क्या हो जाएगा? 1 मोल, और ये होगा 22.4 क्या? लीटर। तो 28 ग्राम का वॉल्यूम कितना दिखा रहा है? 22.4 लीटर। ध्यान सुनना बात को, 28 ग्राम का वॉल्यूम कितना? 22.4 लीटर। तो तुमने कितना लिया है? 2.8 ग्राम, ये हो जाएगा 2.24 क्या? लीटर। तो 2.8 ग्राम नाइट्रोजन का वॉल्यूम हो जाएगा 2.24 लीटर। 5वें का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इसको तुम फार्मूले से भी लगा सकते हो। फार्मूला क्या लिखा गया है? इसको फार्मूला जरा लगाओ। फार्मूला लिखा गया है, मोल इक्वल टू एनटीपी पर गैस का आयतन। एनटीपी पर गैस का आयतन डिवाइडेड बाई 22.4। ये तुम्हारा फार्मूला है। मोल की जगह तुम लिख सकते हो भार बटे क्या? अणुभार। और आयतन तुमको निकालना है, यहां लिख दो x, 22.4। भार कितना दिया है? 2.8। अणुभार कितना होता है? x, 22.4। x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 2.24 क्या? लीटर। क्यों? इसको कट करोगे तो आ जाएगा 0.1, और 0.1 मल्टीप्लाई इतना करोगे तो 2.24 लीटर। ये तो सबने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ग्राम यूरिया और 180 ग्राम जल को मिलाकर के एक बिलेट बनाया गया। तब बनने वाले बिलेट में यूरिया के मोल प्रभास की गणना कीजिए। अब देखो 6 ग्राम यूरिया है और 120 ग्राम क्या है? वाटर है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। यूरिया कितना दिया है? यूरिया दिया हुआ 6 ग्राम। देखो कैसे लगाते हैं इस क्वेश्चन को। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो जितने पदार्थ दे सबके भार को लिखो। यूरिया का दिया हुआ है कितना ग्राम? 6 ग्राम। वाटर का दिया हुआ है कितना ग्राम? 180 ग्राम। पहले तुम निकालो इसका मोल। इसका मोल क्या होगा? भार बटा अणुभार। इसका भी निकालो मोल। इसका मोल क्या होगा? भार बटा अणुभार। इसका मोल कितना आया? 0.1। इसका मोल कितना आया? 10। अब निकालो टोटल मोल। अब निकाल दो टोटल मोल 10.1। अब देखो किसका मोल प्रभास पूछ रहा है? यूरिया का। यूरिया का मोल प्रभास बराबर, यहां लिखना यूरिया का मोल बटे कुल मोल। यूरिया का मोल बटे कुल मोल। यूरिया का मोल कितना है? 0.1। और कुल मोल कितना है? 10. तो 0.1 अपान 10.1। क्वेश्चन नंबर 6वें का, क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन करेक्ट।
अब देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ध्यान से देखो इधर, बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है H3PO4 के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। जब भी किसी कंपाउंड के मोलर द्रव्यमान की बात करें, जब भी किसी कंपाउंड के मोलर द्रव्यमान की बात करता है, चुपचाप उस कंपाउंड का तुम निकाल लो मॉलिक्यूलर वेट या अणुभार। अणुभार निकाल के साथ में लगा देंगे क्या, ग्राम, वही उसका आ जाएगा आंसर। इस तरीके के भी क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं। तो H3PO4 लिखा हुआ है, देखो इधर H3PO4, H3 को अलग कर दो, P को अलग करो, O4 को अलग, इसका कितना आएगा 3, P का 31, इसका 64, जोड़ोगे तो कितना आएगा 98, क्या 98 रहा। H3PO4 का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 98 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, लेड 207 के विघटन श्रेणी की गणना कीजिए, या लेड 207 किस विघटन श्रेणी का सदस्य है बताइए। तो बताया गया है जो भी मास नंबर दे उसमें हम डिवाइड करते हैं कितने से, तो क्या आएगा, यहाँ तो आ गया 20, फिर क्या आया और बचा कितना, ये हो जाएगा 4n+3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C, 8वें का C आंसर करेक्ट। कितने लोग कर लिए थे इसमें, हाथ उठाएं। इसको जो नहीं कर पा रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन की वैरायटीज को देखेंगे और उस तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उस स्पीसीज का चयन करो जो अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह व्यवहार करेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब इससे तुमको ये देखना है कि कौन ऐसा है जो H+ को दे भी सकता है और ले भी सकता है। जरा ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आज से दिमाग रखो, ऐसी सारी स्पीसीज जो H+ को दे और ले, उसे हम एसिड बेस दोनों मानते हैं। H+ या प्रोटॉन, प्रोटॉन को जो देने वाला होगा वो होगा एसिड, और लेने वाला क्या होगा, वो होगा बेस। और जो दोनों काम करेगा उसको हम बोलेंगे एसिड बेस या एम्फोटेरिक। तो कह रहा है अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला देखो, फर्स्ट HSO4-, अगर ये देना चाहता है तो अपने आप को बदल सकता है किसमें, और अगर ये लेगा तो H2SO4 में। दूसरा ऑप्शन देखो, H3SO4+, H3SO4+, ये देकर तो बना सकता है क्या, लेकिन ये H+ लेने वाला नहीं। इसका मतलब ये H+ दे सकता है, ये काम कर सकता है किसकी तरह, एसिड की तरह, लेकिन काम नहीं करेगा किसकी तरह, बेस की तरह। ये दोनों की तरह काम कर लेगा, एसिड और बेस। PO4 ट्रिपल माइनस, ये ले तो सकता है, ये ले सकता है, लेकिन दे, ये ले सकता है HPO4, तो ये काम कर सकता है किसकी तरह, बेस की तरह, लेकिन काम नहीं करेगा किसकी तरह, एसिड की तरह। और एक और देख लो, CH3NH3+, CH3NH3+, देखो ये दे नहीं सकता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो दे और ले दोनों काम करे वही हमारा आंसर करेक्ट होगा। क्या होगा ये, HSO4-। इसका मतलब 9 का पहला ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का A। इसको कितने लोग किए थे भाई, ठीक। आज से ध्यान रखो, ऐसी सारी स्पीसीज जो इजीली H+ आयन को डोनेट करते हैं एसिड,
और जो H+ आयन को ले लेते हैं वो बेस। क्वेश्चन नंबर 10, इसको नोट कर लो, नोट कर लिया, इसको नोट करते रहो, सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, 5.6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का भार क्या होगा। अब पहले तुम कार्बन डाइऑक्साइड को लिखो, इधर देखो, यहीं तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को लिखने के बाद इसका अणुभार निकाल लो, कितना आया 44। साथ में क्या करोगे 44 ग्राम, ये क्या हो जाएगा 1 मोल 22.4 लीटर। देखो यहीं से तुमको आइडिया मिल गया, इस आयतन का भार क्या हो जाएगा 44 ग्राम। अब देखो जरा कितने कह रहा है ये, 5.6 लीटर का कह रहा है, कितने का 5.6 लीटर। तो चाहो तो तुम ऐसे लगा लो, 22.4 लीटर का भार इतना, 11.2 लीटर का 22 ग्राम और 5.6 लीटर का 11 ग्राम। या तुम इसको फार्मूले से लगा लो, मोल इक्वल टू एनटीपी पर आयतन, किसमें लीटर में 22.4। मोल क्या होगा भार बटे क्या, भार बटे अणुभार। क्या निकालना है, 80 पर आयतन दिया हुआ है कितना 5.6 लीटर, 5.6 22.4, इसको कट कर दो, कितना आया 1/4। भार तुमको निकालना है, अणुभार कितना होता है 44, 1/4, ये कट जाएगा, कितना आएगा, तुम्हें भार मिल गया कितने ग्राम 11 ग्राम। दोनों तरीका तुम्हारे पास है, चाहे ऊपर वाला यूज कर लो चाहे नीचे वाला। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये कितने लोग कर लिए थे, ठीक, दांत थोड़ा कम निकालिए, दांत का जहां यूज है वहीं करिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सर्वाधिक दुर्बल अम्ल है। अब यहां ध्यान देना जरा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड हमने लिखवाया है। स्ट्रॉन्ग एसिड में कुछ हमने सीरीज लिखवाई हुई है, उसमें लिखवाया है HClO4, H2SO4, HNO3, HI, HBr। तो इसमें H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन H3PO4 क्या वीक एसिड। वीक एसिड में आ जाता है H3PO4, ये सब याद कर लो, H2CO3, CH3COOH, H2S, HCl, ये देखो H3BO3, ये सब कैसे एसिड हैं वीक एसिड। HCOOH, H2C2O4, ये सब क्या है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड इतने हैं खाली, इन सबको याद कर लो, उसी में क्वेश्चन दोबारा बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ जाएगा डी, H3PO4। ऐसे सभी एसिड जो बड़ी आसानी से H+ आयन का डोनेशन करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो नहीं करते उनको बोलते हैं वीक एसिड। क्वेश्चन नंबर 12, लुईस ब्रॉन्स्टेड और आर्हेनियस परिकल्पना के आधार पर जल क्या होता है। लुईस के आधार पर जल क्या है क्षार, ब्रॉन्स्टेड के आधार पर क्या है अम्ल और क्षार दोनों, और आर्हेनियस के आधार पर क्या है उदासीन। तो 12वें का पहला ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन 12 का आंसर लिखो ए। क्वेश्चन नंबर 13, अभी देखो लिखा हुआ H2S, यहां देखो कहाँ गया ये H2S कैसा एसिड है वीक एसिड,
क्वेश्चन बोला है H2S का जली विलयन क्या होगा? प्रबल अम्ली, प्रबल क्षारी, दुर्बल अम्ली, दुर्बल अम्ली, क्योंकि H2S क्या है? वीक एसिड। निम्न में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होगा? कौन किया इसको? गुड, बताओ। नहीं, और ऑप्शन देखो। हाँ, ध्यान से देखो ना आंसर, बड़ा बात नहीं। और कौन किया था? ठीक पढ़ो। हाँ बताओ। H2SO, और कौन किया? बैठ जाओ। बताओ। H2SO4, कैसे H2SO4 होगा? अभी मेरे ख्याल से कल ही परसों मैंने पढ़ाया था। ऐसा एसिड जो बड़ी आसानी से देता है किसको? H+ को, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर ये लिखवाया था मैंने नोट करके कि ऐसे सभी एसिड जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, कैसे चार्ज, वो बड़ी आसानी से क्या करते हैं? H+ आयन को डोनेट करते हैं और वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। तो देखो यहां मैं लिख रहा हूं, ये देखो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा H3SO4 क्या? प्लस, क्योंकि ये तुरंत दे देगा क्या? H+, और साथ में देगा क्या? H2SO4। दूसरे नंबर पे आएगा H2SO4, ये क्या दे रहा है? H+ और HSO4-। तो यहां देखो ये बहुत जल्दी दे रहा है, कौन? H3SO4+, रिमूव कर दिया, इसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो 14 का आंसर फर्स्ट करेक्ट। ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार वाटर क्या है? बोलो। वाटर की दोनों प्रॉपर्टी होती है, H2O, ये चाहे तो H+ ले ले और चाहे तो H+ दे दे। अगर H+ लेगा तो बनाएगा H3O+, और अगर देगा तो OH-। और ऐसी सारी स्पीसीज जो दोनों काम करती है, मतलब H+ को ले भी और दे भी, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एम्फोप्रोटिक या एम्फोटेरिक, दोनों एक ही शब्द है। तो एम्फोप्रोटिक, एम्फोटेरिक, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा सही होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्न में कौन एम्फोप्रोटिक है? कौन किया इसको? बताओ, पीछे वाला, लास्ट वाला। कह रहा है किसने, इन सभी में कौन ऐसा है जो बाई नेचर क्या है? एम्फोप्रोटिक। कौन सा? डी नंबर। और कौन किया था भाई इसको? और कोई किया इसको? ठीक है। एम्फीप्रोटिक उसको बोलते हैं, एम्फीप्रोटिक, दोज स्पीसीज आर एम्फोप्रोटिक विच इजली डोनेट H+ आर इजली एक्सेप्ट क्या? H+ आयन। तो फॉर एग्जाम्पल S-, अगर S- को लिया जाए, क्या ये H+ दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों? इसके बाद है ही नहीं H+, ये केवल कैसा है? S-। तो ये ले तो सकता है लेकिन ये दे नहीं सकता। मतलब ये काम कर सकता है किसकी तरह? बेस की तरह। किसकी तरह? लेकिन एसिड तरह काम नहीं कर सकता है। दूसरा दिया Cl-, सेम कंडीशन, ये भी ले सकता है। किसको? मतलब काम करेगा किसकी तरह? बेस की तरह, लेकिन कभी काम नहीं कर सकता किसकी तरह? एसिड तरह। नेक्स्ट ऑप्शन, अगला ऑप्शन दिया हुआ है NO3-। NO3-, क्या इसके पास H+ है? नहीं। और अगर H+ नहीं है तो दे नहीं सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है? इसका मतलब ये भी काम करेगा किसकी तरह? बेस की तरह। तो लास्ट ऑप्शन तुम्हारा क्या आ रहा है? HSO4-। यहां देखो जरा, ये H+ को रिमूव करके बनाएगा SO4-।
और ज़रूरत पड़ने पे ये ले करके बना सकता है क्या, H2SO4। एक बार ये काम करेगा एसिड की तरह, एक बार ये काम करेगा बेस की तरह। तो तुम्हारा लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 16 का डी आंसर करेक्ट, HSO4 माइनस। क्वेश्चन नंबर 17वां, ये कई बार IRT पूछा गया है और मैंने इसको कई बार टेस्ट में दिया भी है। बार बार मैं आपको रिमाइंड करता हूँ कैसे क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन IRT में आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको टेस्ट में दिया है। इसके पहले वाले टेस्ट में भी दिया था इसको। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कितने लोग इसको कर लिए थे। बहुत आसान है। तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई Na मल्टीप्लाई एक अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और मोल की जगह हम लिखेंगे क्या, भार बटे अणुभार गुणे Na। अच्छा देखो जरा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट है, यहां लिख लो CaCO3, कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन 20 प्लस 6 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन 24, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन 50। यहाँ क्या कर दो 50, यहाँ जाओ, भार कितना है 10 और भार कितना 100 मल्टीप्लाई 50, ये कितना आया 1/10, ये कट जाएगा, आंसर क्या आ गया 5 है इलेक्ट्रॉन। किसका किसका सही था ये, चलो ठीक। सर्वाधिक लुईस अम्ल का गुण किसमें होगा, सर्वाधिक लुईस अम्ल का गुण याद रखना, जिस धनायन का साइज जितना छोटा उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा। इसको दिमाग में लिख लो, कहीं नोट करके, उसी टेस्ट पेपर लिख लो। देखो सभी लोग, जिस धनायन का आकार जितना छोटा वह उतना प्रबल लुईस अम्ल, जिस धनायन का आकार जितना छोटा वह उतना प्रबल लुईस अम्ल, ऐसे लिख लो, लुईस एसिड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, धनायन का क्या आकार। तो इसमें कौन हो जाएगा, Be++ हो जाएगा ना, बेरिलियम डबल प्लस, क्योंकि इसकी साइज क्या होगी बहुत छोटी। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए बाहर, ये क्या हुआ 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, चार्ज आ गया कितना डबल प्लस, साइज क्या हो गई छोटी। तो सबसे ज्यादा लुईस एसिड कौन होगा, डी, बेरिलियम डबल प्लस। नोट कर लो इसको, डी ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन 18वें का डी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट में देखिए 19, क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है अम्ल की सामर्थ्य का क्रम बताइए। इधर ध्यान दो, किसी भी कंपाउंड में अम्ल के सामर्थ्य का मतलब होता है वो कितनी आसानी से H+ को डोनेट करता है। जो जितनी तेज H+ को देगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक कहलाएगा। और कौन जल्दी से रिमूव करेगा H+ को, जिसके पास पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होंगे या जिसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे मैंने एक दिन क्वेश्चन तुमको कराया था, देखो मैंने कराया था HF
HCl, HBr, HI। फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी, साथ में हाइड्रोजन, क्लोरीन की साइज हाइड्रोजन, ब्रोमीन की साइज हाइड्रोजन, आयोडीन की साइज हाइड्रोजन। ये इतना बड़ा बॉन्ड बनेगा, ये इतना बड़ा बॉन्ड बनेगा, ये इतना बड़ा बॉन्ड बनेगा, ये सबसे छोटा बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड जितना छोटा उसको तोड़ना उतना मुश्किल, और जब तोड़ना मुश्किल होगा तो यहां से H+ देर में निकलेगा, जल्दी H+ कहां से निकल जाएगा? तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? HI, फिर HBr, फिर HCl। वही जरा यहां देखो, तुम सोचो कि अगर ऑक्सीजन फैमिली में हम जाएं तो सबसे ऊपर होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम। अगर साइज की बात की जाए तो ये ऑक्सीजन की साइज, ये सल्फर की साइज, सेलेनियम की साइज, टेलेनियम साइज। हाइड्रोजन साइज ली जाए, ये हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ये बॉन्ड बनाएगा, जितना बड़ा बॉन्ड बनाएगा, ये देखा। अब यहां क्या करना है? अम्लीय सामर्थ्य, जल्दी से H+ को कौन रिमूव करेगा? T, H2Te, फिर H2Se, फिर H2S, और सबसे देर में कौन देगा? तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका आंसर मान लेना तुम लोग डी इज करेक्ट आंसर। 19 वाले का डी आंसर करेक्ट। किसी को और किसी क्वेश्चन में डाउट है? क्यों? पेपर इस बार मैंने बहुत आसान बनाया था, इसलिए कि ज़्यादातर बच्चे क्रैश कोर्स वाले थे, तो उनको दिमाग रखते हुए पेपर को इस बार बनाया गया है ताकि वो भी क्वेश्चन को कर लें, उनका भी कुछ इंटरेस्ट रहे। ऐसा ना हो कि वो पेपर दें, पता लगा बहुत हार्ड है, कर ही नहीं पाए। नोट कर लो सब लोग।